बायट सेवर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और उसका डेरिवेशन हो चुका था। उसका दो डेरिवेशन था, एक क्या आया था अलोंग द एक्सिस और एक क्या था एट द सेंटर। ठीक है, तो वायर में जब करंट फ्लो करेगा और कॉइल के फॉर्म में वायर हो, वायर किस फॉर्म में हो, कॉइल के फॉर्म में, तो कॉइल के फॉर्म में जब वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी कॉइल के फॉर्म में होगा, सर्कुलर कॉइल होगा वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला था राइट हैंड थंब रूल। शायद लास्ट क्लास में राइट हैंड थंब रूल का डिस्कशन हो गया था, स्टेटमेंट बता दिए थे, डायग्राम भी बताए थे। ठीक है, क्या था राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल क्या था? राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर कॉइल, देखो दो तरीके का राइट हैंड थंब रूल है। एक क्या था, एक था स्ट्रेट वायर के लिए। स्ट्रेट वायर का क्या था कि जब भी थंब के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, थंब के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, तो कर्ल ऑफ फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये बताया था ना। ये राइट हैंड थंब रूल किसके लिए है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ये इस तरह से जाएगा, अगर इधर फ्लो किया तो ऐसे जाएगा। दूसरा क्या था, सर्कुलर कॉइल। क्या था, सर्कुलर कॉइल। और सर्कुलर कॉइल का क्या था कि मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या, अगर हमसे कोई सेंटर पर बोले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, या कोई यहां पर बोले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो देखो ये ऐसा, ये डायरेक्शन इस तरीके का है ना, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल समझोगे। क्या समझोगे, हॉरिजॉन्टल। मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा, तो जो थंब का डायरेक्शन है उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर यहां पूछा जाए कि यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ऐसे अपवार्ड होगा, या अगर सेंटर पर भी बोला जाए तो सेंटर पर भी अपवार्ड होगा। आ रही बात समझ में? फिर अगर मान लो ऐसा है, ये अगर करंट का फ्लो ऐसे हो, देखो आप समझो, कॉइल का हॉरिजॉन्टल रेडियस बड़ा हो, मतलब ये जो कॉइल है उसका हॉरिजॉन्टल रेडियस बड़ा हो। लास्ट क्लास में कोई सर्कल दिया था हमको, हाथ का कड़ा दिया था, कोई है किसी के पास? हाँ है, एक तो छोड़ो, मिल गया यहाँ पर। ठीक है, देखो ये देखो ये। ठीक है, अच्छा ऐसे चालू कर दे रहे, 1 मिनट। लाइए आप ही अपना कड़ा लाइए, थोड़ा दिखाई दे रहा हो, मोटा है, लाइए। ठीक है, देखो ये था, अगर ऐसा ये जो है ना, ये इस तरीके का, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल समझना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में है ना ऐसे, देखो ये जो डायरेक्शन है इसका हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा है। डायग्राम हम लोग बोर्ड पे डायग्राम कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे डायग्राम हमारा ऐसे ही बनेगा, ऐसे। लेकिन ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, आप समझो इस, ये ऐसे है और इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा करंट का फ्लो। आ रहा बात समझ में? ये डायरेक्शन में हो रहा, और जब ये डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा ना, तो हर एक पॉइंट पर, आइदर ये हो या सेंटर हो, कहीं भी वो मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि बाबू ये हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा है, तो ऐसे समझना। फिर अभी देखना, ये हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा, इसमें देखो क्या है, डायरेक्शन ये करंट का, मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा, तो डेफिनेटली अगर करंट का फ्लो ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या होने वाला, डाउनवार्ड होने वाला। वही अगर ऐसा हो, इस तरीके का हो कुछ वायर, और ऐसे करंट आ रहा, मान लो हम इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं ऐसे, तो इधर से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे, ये जो करंट ऐसा दिखा रहा है ना, इसका मतलब तुम समझ लो कि ये ऐसा है, मतलब ये वर्टिकल रेडियस ज्यादा, मतलब ये ऐसे ऐसे, ये इधर से करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये आ रहा है ऐसे, बोर्ड पे दिखा रहा है, लेकिन आप समझ लो कि ये जो कॉइल है ना, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा कॉइल है, ये कॉइल समझ लो। लास्ट क्लास में लास्ट देर हो गया था, तो एक बार फिर समझा दे इसको। आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले, तो ये इस तरीके का बात हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर हो गया, यानी यहां पर अगर हम बोले तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस ओर होगा, थंब के तरफ इधर मैग्नेटिक फील्ड। अरे बात समझ में? मान लो आपसे एक बोलते हैं कि ये यहां पर दो डायग्राम बना रहे, देखो एक हम डायग्राम ऐसे बना रहे कि ये ऐसा है एक कॉइल जिसमें इधर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I1, सपोज करो ये सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और एक ये सर्कल है, इसमें ऐसा, इसमें करंट फ्लो कर रहा I2,
ऐसा आज हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, ऐसा न्यूमेरिकल्स बनाने वाले, ध्यान देना। अब हम बोलते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो। अब ये दोनों कॉइल प्लेन में परपेंडिकुलर है, मतलब प्रैक्टिकल में दोनों कॉइल कैसा, एक ऐसा है और एक ऐसे है, दो अगर हाथ में होता तो। आ रही बात समझ में? एक ऐसा है, देखिए एक और आपका जो था, एक ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे, और दोनों के सेंटर पे ऐसे कॉन्सेंट्रिक, ऐसे परपेंडिकुलर, देखो, ये देखो, दिखाई दे रहा। इसमें करंट कैसे आ रहा बाबू, इसमें ये इस तरीके का कॉइल है, दिख रहा है ये। तो इसमें करंट कैसे आ रहा, इसमें करंट ऐसे आ रहा इधर से, और इसमें करंट कैसे आ रहा, इसमें करंट उधर से आ रहा। तो बताओ ये जो I1 है, I1 इसके लिए, I1 इसको अगर हम बोल दे ये कॉइल 1, ये बोल दे कॉइल 2, I1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, तो I1 ऐसे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे अपवार्ड B1। समझ गए बात को? फिर देखो ये I1 था, अब I2 ये वाला, ये कैसे जा रहा, ऐसे ऐसे इधर से आ रहा करंट, मतलब ये करंट ऐसे आ रहा, माने ऐसे आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां हो गया ऐसे हो इस डायरेक्शन में B2। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट B। फिर आप इसमें पूरा का एंगल थीटा बनेगा, आप इसको पैरेललोग्राम का लॉ लगाएंगे और टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। मतलब इसको अगर हम समझे तो ऐसे हो गया शॉर्ट में, B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हुआ B1 स्क्वायर प्लस क्या हुआ B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। मान लो आपके पास ये दो कॉइल है इस तरीके से, दोनों परपेंडिकुलर है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में ये रिजल्टेंट है। आप इसको शॉर्ट में डायग्राम को बगल में ऐसे बना सकते हो कि सर ये आपका कहना था ये B1, बिल्कुल, ये B2, ये B2, ये इसका परपेंडिकुलर B, यस, पूरा का एंगल 90 डिग्री होता है। R इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर, R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा 90 cos 90 0, तो क्या बच गया, R इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से इसके में ये cos वाला पोर्शन 0 हुआ, तो B इज इक्वल टू क्या मिल गया B1 प्लस, रिजल्टेंट कौन है इसका B। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, पैरेललोग्राम का लॉ लगा। समझ में आ रहा बात? अच्छा, डायरेक्शन का एंगल ये अल्फा, ये अल्फा डायरेक्शन का एंगल, अगर यहां बना दे हम एंगल ऑफ डायरेक्शन अल्फा, अगर ये पूरे को मिला दें, देखो अगर ये पूरे को मिला दें हम, ये पूरे को मिला दे ऐसे ऐसे करके एक हम बना दे पैरेललोग्राम, तो डायरेक्शन का एंगल tan अल्फा P बाई बी। अब ये B2 था, ये B2 था, तो इसका सामने वाला लाइन भी क्या हो गया B2, तो ये हो गया B2 और बाई हो गया B1। इस तरीके से डायरेक्शन का एंगल मिला, तो पैरेललोग्राम का लॉ लग गया। तो इस तरीके से अगर दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो प्लेन में परपेंडिकुलर हो, जो प्लेन में क्या हो परपेंडिकुलर हो, एक ऐसे हो और एक क्या हो, एक उस पर ऐसे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का ये फार्मूला, तो बस ध्यान में रखना, आपको कुछ कुछ बात याद रखना। जो मेन बात है कि बाबू अगर ये हॉरिजॉन्टल केस इस तरह ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि इधर का रेडियस बड़ा है, तो समझ लो ऐसे है। अब इसमें अगर ऐसे करंट आ रहा तो आप उधर अपने हाथ को रख लो और ये थंब मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगर आपको लगता है इधर से करंट जा रहा तो ऐसे रख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ। ये करंट आ रहा है ऐसे, मतलब इधर से ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया। अगर ऐसे करते तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड जाता। मान लो यहां अगर ऐसे करते, एक हम बोल देते ये इसमें ऐसे जा रहा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ये इसमें ये करंट फ्लो कर रहा, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे फाइन। तो जनरली ये दो तीन केस ध्यान में रहता, इस पे कुछ प्रॉब्लम बनाना है, कुछ स्पेशल केस करेंगे। ये समझ में आ रहा है डायग्राम? बनाइए इसको, तो फिर आगे बात करते हैं। बनाइए जल्दी, रन दे थोड़ा जल्दी, बनाओ बनाओ जल्दी। दे रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, लिखिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बनाना है। इससे लिखिए, क्वेश्चन साथ में लिखते चलिए। टू आइडेंटिकल लूप्स
P and Q, two identical loops P and Q, each of radius 5 centimeter. 5 centimeter are lying perpendicular planes such that they have a common center, यानी कोएक्सियल है, कहने का मतलब ये कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the center of two coils if they carry current equal to 3 ampere and 4 ampere respectively. If they carry current equal to 3 ampere and 4 ampere respectively. डायग्राम दिया हुआ देखो, डायग्राम ऐसे है, जो ऐसा एक सर्कुलर कॉइल है P, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर का, ऐसे फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का करंट, और एक ऐसा ये परपेंडिकुलर लाइन है, प्लेन है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका नाम है Q, और दोनों का सेंटर O, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना. ठीक है, अच्छा सेंटर वाला फॉर्मूला क्या है, क्या यूज करेंगे सेंटर का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या करेंगे 2I बाई A लिखते थे, R जो लिखना हो, रेडियस R लिखना तो R और A लिखना तो A. इसमें रेडियस क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, A लिख सकते हो R लिख सकते हो रेडियस, ये फॉर्मूला है. बनाओ 2 पाई आई है, 2 पाई आई है, अच्छा 2 पाई आई है, ठीक ठीक, यहाँ 4 पाई था तो 2 पाई आई भाई, ठीक. मतलब ऐसा क्वेश्चन आए और छूट जाए आपसे तो अच्छा बात है, पूरा बनाना 100% सही बनाना. देखिए देखो बाबू, लिख लिया ये यहां तक क्वेश्चन हो गया, सबका हो गया है, बनाया जाए इसको. देखिए तो P और Q दो कॉइल है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं. अच्छा दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में, और ऐसा है ना कि कॉमन सेंटर दिखाई दे रहा है O,
सबसे पहले इस रेडियस क्या है इसका 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻², ये रेडियस है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ में आना है, ये पहला वाला कॉइल का रेडियस किधर होगा, इधर होगा, 5 यहां से है नहीं, और दूसरा वाला जो कॉइल उसका रेडियस ये 5 तो होगा नहीं, ये तो कम होगा, मतलब ये वाला 5 होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि ये हॉरिजॉन्टल वाला केस हो रहा और ये वर्टिकल वाला केस हो रहा, क्योंकि दोनों का रेडियस 5 है। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां फर्स्ट कॉइल के लिए 5 है और सेकंड कॉइल के लिए ये वाला 5 है, क्योंकि ये तो बहुत कम होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक में इधर में करंट जा रहा है, दूसरे में ऐसे आ रहा है। तो अगर इसको फिर से हम डायग्राम के स्केच करें या यहीं पर बनाए तो बताओ, ये जो P है, P, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं BP, B ऑफ P नीचे लिख दिया, ऐसे B1 लिख सकते हैं। चलो हम BP लिख दिया। ये इस डायरेक्शन में कैसे गया, अभी जस्ट बात हुआ था, कैसे गया, ये ऐसे, नहीं गलत हो गया, इसके लिए क्या जाएगा, ये ऐसे, यानी इसके लिए BP ऊपर जाएगा ऐसे, ये BP। और Q वाले का कैसे है, Q वाले का करंट ऐसे जा रहा है, ये Q वाले का करंट ऐसे है, मतलब ऐसे ये आ रहा है BQ। अब उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, डायरेक्शन का एंगल यहां अल्फा, उस डायग्राम को अलग से यहां लिख देते, इस डायग्राम को अलग से बना देते, फिर से कैसे बनाते हैं, देखो इस डायग्राम को बना देंगे कि देखो इस पॉइंट पर BQ, इस पॉइंट पर BP, और ये मैग्नेटिक फील्ड B, और ये हो गया, ठीक है। और यहां एंगल हो गया डायरेक्शन का अल्फा, हमसे नहीं पूछा गया अल्फा, अगर डायरेक्शन पूछा तो एंगल बता देना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पूछा तो एंगल भी बता देना है, और नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, ठीक है, बता देंगे। बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू कॉइल P एंड Q, P और Q के लिए, तो P और Q के लिए BP μ0/4 2 पाई I बाई R, या A जो लिखना है, रेडियस अगर R लिखे तो R, रेडियस A लिखे तो A, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैपिटल R लिखे कैपिटल R, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फिर अब यहां I का वैल्यू कितना देंगे, ये वाले में कितना एम्पियर करंट, 3 एम्पियर। आप चाहो तो पूरा वैल्यू रख दो, या आप वैल्यू मत रखो, आप एक ही बार फाइनली रूट के अंदर जब रखेंगे तो वहां से जितना कॉमन होगा बाहर निकाल लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। इस करंट को आप I1 कर सकते हो, I1, क्योंकि R तो दोनों के लिए सेम है, बाकी का वैल्यू सेम है, ठीक है। अगर कटेगा तो काट दो, यहां से पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया μ0/2 और क्या हुआ I1/R, है ना, ये हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इसका डायरेक्शन क्या देंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या देंगे, ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ कॉइल, यही ना, लिखना हो तो बगल में लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है। चलो अब हम बोलते हैं BQ कितना होगा, बताओ BQ का वैल्यू μ0/4 पाई 2 पाई I2 ले लेते, I2 R दोनों के लिए सेम है, रहने देते हैं। अब I1 कितना हमको मालूम है, I1 हम लिख देते पहले से, I1 ले लिए हम 3 एम्पियर, I2 हम ले लिए 4 एम्पियर, ठीक है। देखो आप तो μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चलो ऐसे लेके चलते हैं। फिर कैंसिल हो गया μ0/2 I2/R, ठीक है। आरी बात समझ में, along x एक्सिस, या बोल सकते हैं along, अगर इसको x एक्सिस माने तो along x एक्सिस, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको बोल सकते थे along y एक्सिस, अगर आप इसको y मानते हैं, कोई बात नहीं। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो पैरेललोग्राम का लॉ लग जाएगा, B √BP² + BQ²।
अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व कर चुके पहले से, कोई वैल्यू लाए तो वो रखिए, और नहीं तो अभी रख देते हैं। बीपी का वैल्यू कितना है, यही रखते हैं, म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई आर उसके स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाई 2 I2 बाई आर उसके स्क्वायर। बोलो क्या बाहर आ जाएगा रूट से, म्यू नॉट बाई 2 और आर, ये दोनों जगह कॉमन है, तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 2 आर बाहर आ गया। रूट अंडर क्या बच गया, रूट अंडर क्या बचा, I1 स्क्वायर प्लस क्या बच गया, I2 का स्क्वायर। अब म्यू नॉट का वैल्यू कितना है बाबू, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। आर कितना, आर आपका 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 का पावर -2। I1 कितना, I1 I2 कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। बताइए, देखो यहां सारा कुछ अवेलेबल है, लिख देते हैं हम, b इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 था, ये 10 का पावर -2 ऊपर चला गया, -7 प्लस 2 10 का पावर -5 बाई, ये देखो 2 5 या 10 बच गया नीचे, रूट से क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का 5, 5 से 10 चला गया, यानी कि 2 पाई इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला मिला। या तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, या पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14, तो हो जाएगा 6.28 इंटू 10 का पावर -5 टेस्ला। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पर हम डायरेक्टली वैल्यू रख के बनाए, वैल्यू नहीं रखे, रख के बनाते तब भी यही आता आसपास में। तो ट्राई करना है कि रूट के अंदर जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जो बाहर आएगा सो चला आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी डायरेक्शन का एंगल निकालना हो तो ये अल्फा, यहां ये पूरा एंगल, तो ये अल्फा डायरेक्शन का एंगल, देखो ये, तो टेन अल्फा क्या होगा, कहीं निकाल लो डायरेक्शन का एंगल, बोलो टेन अल्फा अगर निकालते हो तो। चलो यहां पर हम बताते हैं एंगल ऑफ डायरेक्शन, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, B2 बाई B1। रख दो वैल्यू खुद से, बताना कितना आ रहा है, लिखो नोट करो। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा घर से, उसका आंसर भी बताते। लिखो लिखो, two identical coils marked 1 2 each of radius r and number of turns n lie concentrically, मैंने concentric है, with their planes perpendicular to each other, perpendicular to each other as shown in figure. The current in wire 1 is I and current in wire 2 is √5 I. Find the magnetic field at O. हम डायग्राम बना देते हैं, लिख लीजिए साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए।
देखिए वही डायग्राम है इस तरीके का, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, और ये दूसरा ये 2, ये दूसरा, ये पहला, ये प्लेन 1 था, ये 2, ये सेंटर हो, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा, और ये वाला में कर रहा √5 आई, √5 आई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर बताता हूं, √6 μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। इसका आंसर है √6 μ0/4 पाई 2 पाई NI/R, ये इसका आंसर है। टेस्ला लगा देना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप बना लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको मत कीजिए, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा हमको कितना आंसर, वो आ जाएगा आंसर। अभी जो बनाए उसी के टाइप का, इसको अभी नहीं करना है ना। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, लिखिए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 सेंटीमीटर, ऐसे 2.0 सेंटीमीटर, एक ही बात। एज सॉन इन फिगर नंबर 1, 2 क्वेश्चन है। What is the direction and magnitude of magnetic field
एट द सेंटर ऑफ आर्क। दूसरा, would the answer change if wire is bent in the opposite way? और देखो डायग्राम कैसे बनाए हुए, बहुत अच्छा डायग्राम है इसका। ये ऐसे सेमी सर्कल बेंड किया हुआ, यहां सेंटर हो, ये रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे जाएगा करंट इधर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये डायग्राम बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, एक स्ट्रेट वायर ही था, यहां से यहां तक स्ट्रेट वायर था, इधर भी करंट आई है। अब स्ट्रेट वायर को पूरा स्ट्रेट था लेकिन बीच में बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया ऐसे, है ना। जैसे मान लो अभी ये जो है ना, ये देखो ये सेमी सर्कल बन गया, इधर से स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर था, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल ही बना दिया ऐसे, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। तो ऐसे सेमी सर्कल बन गया इसमें, है ना। तो डेफिनेटली बात है, अगर पूरा सर्कुलर कॉइल होता तो उसका सेंटर पर जो भी फॉर्मूला आएगा वो सेमी सर्कल में उसका आधा आएगा, हाफ आएगा, और क्या। अगर सेमी सर्कल का बात करें तो सर्कल का होता है ना म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, उसको 1/2 से डिवाइड कर, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करें, हाफ कर देंगे उसको, तो सेमी सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उसका आधा हो जाएगा। ये दो इधर से, तो पूरे इस प्रॉब्लम को 3 सेगमेंट में बांटा गया, देखो कैसे, है ना। ये जो बोले, ये जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। देखो ये जो स्ट्रेट वायर्स है ना, ये 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है टू द लेफ्ट, लेफ्ट, ये लेफ्ट में स्ट्रेट सेक्शन है, 2 स्ट्रेट सेक्शन है ना, लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट स्ट्रेट सेक्शन, स्ट्रेट वायर। फिर बोलेंगे राइट ऑफ स्ट्रेट वायर, ये राइट स्ट्रेट वायर। और तीसरा बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। देखो एक ये इस पोर्शन में बांटा गया, एक दूसरा पोर्शन ये बांटा गया, और तीसरा पोर्शन ये, ठीक है। अब कोई बोलेगा यहां क्या होगा, बायड से बट लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां क्या होगा, बायड से बट लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये सर डीएल किधर होगा? डीएल अगर मान लो ये हमारे पास कोई सेक्शन है डीएल, तो जिधर डीएल है उधर ही करंट है। और अगर यहां से यहां तक का बात किया जाए तो कोई रेडियस, कुछ डिस्टेंस तो मिल नहीं रहा, यानी कि उसके बीच का एंगल क्या होगा, डीएल और आर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यहां पर मतलब किसी स्ट्रेट सेक्शन वायर है, करंट इधर जा रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन भी उधर लेंगे, तो डीएल और आर के बीच का एंगल 0 हो गया। करंट उल्टा जाता तो 180, तो या तो ये सेक्शन और ये सेक्शन, इन दोनों में या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री। तो ये अगर बोलते हैं for 1 and 2, for left and right segments, इसके लिए जो है ना थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा, और म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 0 बाई आर स्क्वायर, साइन 0 0 होता तो मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी इस पोर्शन के लिए यहां से यहां तक और इस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना। समझ में आ रहा बात, क्योंकि डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। अरे ये वायर है, इसमें कोई छोटा सा पोर्शन डीएल मान लेते हैं, तो डीएल और आई का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो ये दोनों सेक्शन के लिए जो मेन ये सेमी सर्कुलर आर्क का निकालना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम डायरेक्ट सेमी सर्कुलर आर्क का ही पूछा गया हमसे, ये दोनों हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आपको बता दिया, बाई चांस क्वेश्चन हमसे पूछ दे कभी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो बताइए यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमको बताना होगा इधर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ऐसे प्रॉब्लम में हमारा बस यही है कि सेमी सर्कुलर आर्क पर क्या होगा, तो क्या होगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क क्या होगा, b इज इक्वल टू 1/2 लगा दो, 1/2 मैंने आधा कर रहे हैं, जो टोटल का पूरा सर्कल का जो फॉर्मूला होता है उसका आधा करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, ये पूरा फॉर्मूला होता है, उसका हाफ कर दिया, हाफ कर देंगे तो क्या बच जाएगा देखो, यहां से तो आपको रख दो वैल्यू, बना लो अपने से, 1/2 म्यू नॉट बाई 4 पाई का 10⁻7 रख दिए, तो काटते तो पाई पाई कट जाता है, एक ही बात है, 2 पाई का वैल्यू रख दो 3.14, आई कितना एम्पियर का फ्लो है, क्वेश्चन में क्या कितना आई था, कितना 12 एम्पियर, और रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻²। सॉल्व कर लिए कितना टेस्ला आएगा, सॉल्व करिए कितना आता आंसर, ये बात आप समझ रहे हैं ना। अगर आप ऐसे नहीं करें तो काट लो फॉर्मूला, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं आप, और करके 1/2 इंटू ये कट के कितना आता है बोलो, 2 कट जाता है, पाई पाई कट जाता है, तो आता म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते, सेम फॉर्मूला, ठीक है। देखो तो कितना आ रहा, बताते आंसर, (1.89 इंटू 10⁻⁻4), (1.89) इसका आंसर आएगा 1.89 10⁻⁻4 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखो करंट तो ऐसे ना फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इधर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन बोल सकते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, नोट करिए। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, और इस क्वेश्चन में भी कुछ ट्रिक है जो आपको मालूम चलेगा, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लो साथ में, लिखे ए वायर कैरीज, लिखिए क्वेश्चन साथ में लिखिए, ए वायर कैरीज अ करंट 3 एम्पियर and consist of a circular arc of radius 5 centimeter and central angle pi/2.
and the two straight section intersect at the center of the arc when produced. Calculate the magnetic field at the center of arc. और इसका एक डायग्राम दिया हुआ, देखो ऐसे। थीटा एंगल बनेगा, ऐसे। या उधर फ्रेश बना दे, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके बीच में, यहां पर ये 90 डिग्री, और ये ऐसे आर्क, आई करंट इधर आएगा, फिर आई करंट इधर बनाइए। अब ये सेमी सर्कुलर आर्क, यहां पर फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक ही टाइप का नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का करेंगे, ताकि जो हो सारा क्वेश्चन क्लियर हो आपका। कोई बता सकते हैं कैसे बनेगा ये? देखो एक तो समझ में आ रहा कि स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल π/2, यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ और भी कुछ थीटा एंगल दिया जा सकता है, एंड टू स्ट्रेट सेक्शन। फिर इंटर स्ट्रेट सेक्शन का तो समझ में आ रहा है, उसका तो जीरो होगा, वहां निकालना नहीं, आइडियल साइन थीटा लगेगा। मेन सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में बात है, तो सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बात समझना है सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ हम एक शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट क्या, यहाँ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ बताते हैं, खुद आप समझ जाओगे ये सर ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या लगता है, ये सर्कुलर कॉइल का एक हिस्सा काटा हुआ है, आर्क मतलब एक हिस्सा काटा हुआ, पढ़े ना, सेमी सर्कुलर आर्क है काटा हुआ, क्वेश्चन हो गया लिखा हुआ, देखना ध्यान देना, डेटा याद रखना, बताना करंट कितना था इसमें, 3 एम्पियर ना, हाँ बता दो, थोड़ा सा लिख दो ऊपर में, करंट का क्या था, अच्छा रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसको 5 इंटू 10⁻, क्या कर रहे हैं ना, -2 मीटर। एक बात बताना, अगर ये पूरा सर्कल है, पूरा पूरा सर्कल, ये सेंटर O, इस सेंटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आता, ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आता हमारा μ0/4π 2πi/r। अगर इसका रेडियस r है तो, या रेडियस a है तो a। आप कभी गौर की ये 2π का एंगल क्यों आया, यहाँ पे काट देंगे तो ये बात नहीं पता चलेगा, ये 2π का एंगल इसलिए यहां आया
कि मैथमेटिकली अगर आप पूरा सर्कल का बात करते हैं, पूरा सर्कल का बात करते हैं, एक पूरा क्लोज लूप का बात करते हैं, चाहे यहां से चल के यहां आ जाते, तो सेंटर के पास ना ये पूरा का एंगल 360 डिग्री का बन रहा है। और 360 डिग्री का मैथमेटिकली वैल्यू क्या होता है? 2 पाई। समझ में आ रहा बात? तो कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल कितने का यहां पर? 2 पाई। अब अगर कोई बोले नहीं यहां से सर काट के ऐसे निकाल देते, ये वाला एंगल चाहिए, तो बोलेंगे ठीक है, जो थीटा बनेगा यहां थीटा लगा देना। ये 2 पाई के प्लेस में अगर ये 30 डिग्री का एंगल बने तो यहां क्या कर दो? 30 कर दो। 60 का एंगल बने तो क्या कर दो? 60 कर दो। ऐसे वहां 90 का एंगल बना तो क्या होगा? 90 कर दो। तो डेफिनेटली ये जो 2 पाई है ना, वो थीटा एंगल है। 2 पाई क्या है? तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेरा नया फॉर्मूला देखो यहां से निकल रहा, कैसे आ रहा समझना। ये न्यू फॉर्मूला कैसे बन रहा है? यहां से बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क जे फॉर एंगल थीटा, कोई भी थीटा एंगल के लिए वो क्या होगा ना, B इज इक्वल टू, ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसलिए बहुत बार हम लोग 4 पाई को कैंसिल नहीं करते हैं ताकि बात समझ में आए। ये 2 पाई के प्लेस में थीटा, अच्छा आई था, तो आई तो रहेगा, ये थीटा 2 पाई के प्लेस में थीटा बाई आर, ये एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया। समझ में आ रहा बात? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर। अगर वहां थीटा कोई भी एंगल हो, 30 हो, 60 हो, जो एंगल हो, ठीक है, उसका वैल्यू वहां पे रख देना है। अब समझ में आया ये फॉर्मूला कहां से मिला? पूरे के लिए एंगल क्या बना था? 2 पाई। अभी मेरा 2 पाई का बात नहीं है, एक आर्क छोटा सा काट के निकाल दिया, यही डायग्राम, इसी डायग्राम को अलग से कहीं निकाल दिया, चलो थीटा एंगल बन रहा। तो जो थीटा का वैल्यू वो ले रहा, मतलब इस क्वेश्चन में ये जो न्यूमेरिकल सामने यहां थीटा कितना है, तो अभी इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क का बात है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा बाई आर। ये रेडियस आर हो गया यहां से यहां। अरे यही रेडियस को नहीं, ये रेडियस नहीं हुआ, ये रेडियस कौन सा हुआ? हाँ ये रेडियस हुआ, यही तो हुआ, ये रेडियस देखो, ये वाला, ये रेडियस, मतलब ये रेडियस है बिल्कुल। ये तो आर्क ये वाला पोर्शन यहां, ये वाला पोर्शन यहां। समझ में आ रहा बात? अब इस क्वेश्चन में थीटा यहां क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग पाई के टर्म में पाई बाई 2 लिखते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और थीटा का प्लेस में पाई बाई 2, और फिर आर का वैल्यू रख देंगे यहां पर। कितना आर का वैल्यू है? मतलब ये पाई बाई 2 बाई आर का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5। अच्छा आर लिख देते, अब रख देते पूरा वैल्यू एक बार। समझ में आ रहा क्या किए हम? नहीं समझे? थीटा के प्लेस में क्या रखें? इधर ध्यान दो, थीटा के बदले क्या रखें? पाई बाई 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली थीटा क्या बोला था? पाई बाई 2, 90 डिग्री बोला था, पाई बाई 2 रखे। थीटा क्यों रखे? समझ में आ रहा है? 2 पाई के प्लेस में क्या रख दिए? थीटा रख दिए, क्योंकि पूरा सर्कुलर कॉइल का बात नहीं कर रहा था, जो काट के वहां से सेमी सर्कुलर आर्क निकाला उसका बात कर रहा था, इसलिए वो एंगल थीटा का बात करेंगे, इसलिए थीटा लिख देंगे वहां पे। अब क्या आंसर होगा इसका बनाना? अब सर इसका 10 का पावर -7, आई कितना है? आई है 3 एम्पियर, पाई का वैल्यू मैथमेटिकली 3.14, 2 नीचे चला आया, और रेडियस आर है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 का पावर -2 रख दीजिए, सॉल्व करके आ जाएगा इतना टेस्ला। बताते कितना आंसर है इसका। समझ में आ रहा बात? ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा? ये करंट ऐसे होके किधर जा रहा था? ये करंट ऐसे होके ऐसे जाएगा, और कैसे? अगर ऐसे जाएगा तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, लिखिए, देखो इसका आंसर हम बता रहे हैं। 9.426 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला। 9.426 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला। सॉल्व करके चेक करिए तो इतना आ रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप बनाएंगे इसको, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दे रहे हैं अभी, है ना, ध्यान दीजिएगा।
लिखो, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड at O due to current I through the circuit as shown in figure। देखिए क्या डायग्राम दिया होगा, थीटा एंगल बन रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो भाई आइसक्रीम बन गया है ना। ए, यहां बी, इधर सी और ये डी। ये करंट आई इधर, इसका करंट आई इधर, इसमें इधर जा रहा ऊपर में, इसमें इधर आ रहा। ये रेडियस R1 दिया हुआ कैपिटल R1 और ये रेडियस यहां से दिया हुआ कैपिटल R2, सेंटर है वो। बनाइए, ठीक। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और इस तरह से एक सेमी सर्कुलर आर्क दिख रहा है। अब दो आर्क दिख रहा है यहाँ पे। मान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा दो ठो, उसी का काट के निकाला। नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि एक सर्कल ऐसे था, दूसरा भी था, मतलब एक का काट के निकाले, दूसरा का ऐसे करके निकाले। सेंटर सेम है सबके लिए, है ना, ऐसे। देखो बाबू, यहां पर ऐसे बात हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर ओ पर ड्यू टू करंट आई थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में अभी सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला आप डायरेक्ट समझ चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? μ0/4 और क्या है? आई थीटा बाई आर, यही है ना। μ0/4 आई थीटा बाई आर, ये फॉर्मूला है अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, एक मिनट, अगर हम दोनों आर्क के लिए सबसे पहले एडी, यहां ध्यान दो बाबू, एडी और ये बीसी दोनों के लिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते, ध्यान देना। अब यहां दो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, तो इसका मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ध्यान देना कैसे, इधर देखो। बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular arc due to, अब बोलते कौन सा, ड्यू टू एडी। अगर एडी के लिए बात करें, देखो एडी में करंट इधर जा रहा ना, आई। अरे समझना बढ़िया से। सबसे पहले इसके लिए B1 इज इक्वल टू क्या होगा, μ0/4 क्या था, आई थीटा बाई आर हो गया R1। बस आई थीटा बाई आर। अब थीटा, इसके पहले वाले में थीटा 90 डिग्री था, तो हम π/2 रखे थे। अब यहां सिर्फ थीटा है, तो कुछ π/2 रखने का जरूरत नहीं, सिर्फ आई थीटा बाई R1 है। तो इसके लिए यहां से यहां का रेडियस R1 है, तो R1 है, बात खत्म हो गया। हाँ, अब दो है, तो मैग्नेट इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। तो करंट ऐसे आ रहा, इधर जा रहा है ना। तो ऐसे अगर करंट आ रहा है, फ्लो करता है, डेफिनेटली हमको लगता है ऐसे हो रहा, तो अपवार्ड हो गया ये। मतलब ये इधर नहीं समझेंगे, ये एक बड़ा रेडियस बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा। अगर ऐसे आता तो सेमी सर्कुलर आर्क मिलके एक रेडियस बनाएगा, ये समझो, ये
रेडियस तो ये है, अरे R1 ये है, तो R1 ऐसे मिलके एक बनाएगा रेडियस, बनाएगा ना, तो समझ लो करंट इधर से ऐसे फ्लो कर, तो अपवर्ड, इसका अपवर्ड हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बोले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, तो बोल देते हैं BC। अब देखो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होगा, कुछ नहीं, I थीटा बाई R2 होगा। अब R2 होगा, थीटा उसके लिए सेम है। अभी ऐसे फ्लो कर रहा हूं, मतलब ये रेडियस, अब ये रेडियस R2 मिलके एक बड़ा सा सर्कल बनाएगा, इसका मतलब है कि इसका इसमें ऐसे करंट जा रहा, ये करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमको मालूम है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस करते हैं एट O, तो B इज इक्वल टू, अब जिसका रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो R1 वाला ज्यादा होगा, अपवार्ड ज्यादा होगा, तो B1 माइनस B2। अब B1 और B2 का वैल्यू रख देना, क्या होगा देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा बाई R1 माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा बाई R2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, I थीटा बाहर ले लिए तो 1/R1 माइनस 1/R2। लिखिए, नोट करिए, इतना टेस्ला। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या देंगे, तो जिसका वैल्यू ज्यादा अपवार्ड, तो अपवार्ड डायरेक्शन। नोट किया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, बता, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट I एज शोन इन फिगर। देखो अब इस बार हम डायग्राम को कैसे चेंज करते, थोड़ा सा, जैसे ये हो गया A से B, समझना है, नाम बदल देते A से B में I, और अरे आपके लिए नया डायग्राम, उसके बाद एक इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे इधर से करंट C और D, फिर एक ऐसे E और F, थीटा का अल्फा हो गया, सेंटर O, जे डिस्टेंस R, रेडियस ये भी इक्वल R, और ये भी R। समझ रहे बात, ऐसे। अभी आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, अल्फा के लिए ये बनाना ही है सबको। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर होगा -5/6 म्यू नॉट बाई 4 पाई I अल्फा बाई R। देखो आएगा माइनस में, बट फिर उसका मैग्नीट्यूड करके आप प्लस कर देना, मैग्नीट्यूड करके हो गया 5/6 म्यू नॉट बाई 4 पाई I अल्फा बाई R। ठीक है, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम तब निकालते हैं जब रिजल्टेंट एक से ज्यादा हो, तो मतलब रिजल्टेंट तब निकालते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड एक से ज्यादा हो। तो ये देखो 3 बार निकालना, अब कहां अपवार्ड है कहां डाउनवर्ड है देख लेना, अपवार्ड वाले में प्लस, डाउनवर्ड वाले में माइनस। आप कैसे समझोगे किसमें प्लस करना, आप ऐसे समझ लो, जिसका डायरेक्शन अपवार्ड है उसमें B1 अगर प्लस तो प्लस B1, अगर B2 डाउनवर्ड है तो माइनस B2, B3 अपवर्ड है तो प्लस B3। मान लो एक से ज्यादा, अभी 2 नहीं 3 है, 1 2 3, 3 मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B1 B2 B3। तो जो अपवर्ड वाला डायरेक्शन उसके आगे प्लस, जहां डाउनवर्ड आएगा उसके आगे माइनस, फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 माइनस B3 प्लस, जिसमें जैसा प्लस माइनस साइन हो वैसे करके बनाएंगे तो फाइनल आंसर इस तरह से आएगा।
समझ में आ रहा बात ना? आना चाहिए और एकदम बनना चाहिए क्वेश्चन। देख लो, एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ठीक है? एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, ताकि आप सर्कुलर कॉइल का किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना ले, है ना? एक दो टाइप और है, वो नहीं होगा तो अगले क्लास बताने के बाद फिर शुरू करेंगे। हम लोग का फोर्स शुरू होने वाला, अब मैग्नेटिक मतलब लॉरेंज फोर्स शुरू करेंगे, ठीक है? लॉरेंज फोर्स यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, नहीं नहीं एक मिनट, अभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अभी तो एम्पियर सर्किटल लॉ बाकी है। एम्पियर सर्किटल लॉ बाकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलिनॉइड, समझ गया ना? एम्पियर सर्किटल लॉ सोलिनॉइड के बाद हम लोग फोर्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, अब बता दे, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि दो इस तरीके का एक, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दो आपके पास दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, और बोले ना कि देखो इसमें करंट है आई, इसमें भी करंट आई, दोनों का डायरेक्शन सेम है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है? तो क्या करेंगे आप बताइए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर हम ये डायरेक्शन का बात करें, मतलब ऐसे आ रहा मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल का नाम 1 बोल दे और इस कॉइल का नाम 2 बोल दे, तो आप बोलेंगे ना कि 4 कॉइल 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम बोलते हैं 4 कॉइल 1, तो कॉइल 1 के लिए क्या करेंगे, B1 इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई, ये फॉर्मूला हमारा, 2 पाई आई, अगर कुछ भी रेडियस हो उसका, मान लो रेडियस आर। अब ये डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट ऐसे आ रहा अपवर्ड, तो आप बोलेंगे अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड। B2 के लिए अगर बोल दे 4 कॉइल B2, तो मैग्नेटिक फील्ड μ0 बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। अब B2 के लिए भी क्या है, देखो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए भी अपवर्ड। तो भाई जब दो डायरेक्शन मिल जाए और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करना बताओ? आप नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सम कर देंगे, B1 प्लस B2, और कुछ नहीं करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, ठीक है? जब भी दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नेटिक फील्ड उसका ऐड कर देंगे, और कुछ करने वाला नहीं है इसमें। अब यह वैल्यू रख देना हमको, μ0 बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर प्लस μ0 बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। अगर दोनों का आई भी सेम है तो 2 टाइम्स हो गया। I1 I2 अलग अलग है, मान लो 4 एम्पियर 5 एम्पियर है, तो I1 I2 कर देना, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका डायरेक्शन भी अपवार्ड ही लिख देना। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो कोई चेंज उसमें हुआ नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये डायरेक्शन अगर ऐसा हुआ, आप इसको फाइंड कर सकते हैं और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर सकते हैं। एक लास्ट और देख लो, ऐसे मान लो सेंटर है, इसमें करंट आई इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। मान लो ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। अब इन दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, देख लीजिए, इन दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आने वाला, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, ठीक है?
तो क्या कर लेंगे बताओ? अगर हम बोलते फॉर कॉइल 1 के लिए क्या करना? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई, अगर रेडियस आर है तो B1 अगर इस कॉइल है ये ऐसे अपवार्ड, ये अपवार्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। फॉर कॉइल 2, दूसरा कॉइल के लिए बात करें B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, देख लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड। अब जिसका डिस्टेंस कम होगा, उसका रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या होगा? ज्यादा हो। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू कर लो B1 माइनस B2, माइनस कर देना। अब आंसर में ज्यादा जो है उसका फाइनल आंसर में इसका देना है, माइनस ये वैल्यू रख देंगे जो भी, अगर मान लो आपको कुछ वैल्यू दिया, करंट का, रेडियस दिया, सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में उतना टेस्ला लिखने के बाद ये लास्ट का डायरेक्शन किसका देना है? उसी का देना जिसका वैल्यू ज्यादा था, तो फिर कर देना अपवार्ड, ये अपवार्ड डायरेक्शन, अपवार्ड है। आ रहा बात समझ में? आज के न्यूमेरिकल में एक्सिस वाला एक दो क्वेश्चन और है जो रह गया, एक्सिस वाला, मतलब जितना हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए वो कौन सा टॉपिक से निकला? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, सेंटर का क्वेश्चन जितना आज प्रॉब्लम हुआ, आई थिंक सेंटर वाला ही सारा हुआ, एक्सिस वाला कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। तो एक्सिस वाला कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और एक्सिस वाला क्वेश्चन करने के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ शुरू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एम्पियर सर्किटल लॉ। आप चाहो तो घर से कुछ पढ़ के भी आ सकते हो कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है।